हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज आपको जो होता है डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड लेक्चर है। वेलकम टू आरके फिजिक्स चैनल। देखो बेटा, जैसे हम लोग जो होता है, मेरा नाम है आरके चौरसिया और मेरा एक प्यारा सा चैनल, छोटा सा चैनल आरके फिजिक्स नाम से है। तो आज आप लोग को बीच बीच बेटा जो है हम क्या लेकर आए हैं, लेक्चर नंबर सेकंड डायमेंशनल एनालिसिस का। आज हम लोग जो होता है डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर बेटा जो होता है, जब पिछले लेक्चर में जो फर्स्ट वाले लेक्चर है, अगर जो होता है पहला लेक्चर आप लोग को देखना है तो उसमें डालना है जो होता है आरके फिजिक्स लेक्चर नंबर फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है। बाकी बेटा यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि डायमेंशन आज क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, डायमेंशन के बारे में पूरी तरह से पढ़ेंगे, कैसे डायमेंशन निकाला जाता है, कैसे नहीं निकाला जाता है, वो सारे चीज हम लोग सीखेंगे। तो देखो बेटा कि यहाँ पर डायमेंशन के बारे में क्या होता है, पहली चीज हम डायमेंशन का डेफिनेशन जैसे लिख दिया था पहले ही। तो यहां से देखो बेटा कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डेराइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक है। तो डायमेंशन आर द पावर, जो भी डायमेंशन हमें लिखना है बेटा जो होता है पावर के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? पावर के रूप में। और यहां पर बेटा जो होता है और फंडामेंटल यूनिट होना चाहिए। फंडामेंटल यूनिट में जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? लेंथ होगी, मास, टाइम। तो यहां पर बेटा हम लोग स्टार्ट करना है कि आज डायमेंशन के बारे में, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, कैसे जो होता है जानेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग बेटा जो होता है फिजिकल क्वांटिटी में इसके पहले पढ़कर आए, जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है वहां पर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में पढ़कर आए हैं। ठीक है। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी की क्या थी उसके बारे में हमने बता दिया था। फिर जो होता है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमने बता दिया था। फिर फिजिकल क्वांटिटी फार्मूला भी बताया था। ये सारे चीज जो होता है फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। आप लोग जो होता है फर्स्ट लेक्चर, जो पहला लेक्चर नहीं देखे हैं वो लोग जो होता है बेटा पहला लेक्चर उसे देख कर आएंगे। ठीक है। तभी सेकंड लेक्चर समझ में आएगा। आ जाओ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा कि जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डेराइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक है बेटा। तो डायमेंशन के बारे में तो हमें पता हो गया है। अब देखो बेटा कि फिजिकल क्वांटिटी में जो फंडामेंटल यूनिट बोला गया वो कौन कौन से होते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है बेटा। तो यहां पर देखो बेटा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग पढ़ रहे थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमने बताया था 7 टाइप के पढ़े हुए थे। और 7 टाइप के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग लेंथ के बारे में जाने थे, मास के बारे में जाने थे, टाइम के बारे में जाने थे, टेम्परेचर के बारे में जाने थे, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब तुम लोग पता है कि बेटा सब लोग को बताया गया है कि लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होते हैं, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है बेटा, केल्विन होती है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कैंडला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है, मोल होती है। तो पहले इतनी बातें हमें समझना है कि जो लेंथ है बेटा, लेंथ को हम लोग जो होता है रिप्रेजेंट करते हैं मीटर से। अगर इसकी डायमेंशन हम लोग लिखते हैं बेटा तो एल लिखते हैं, याद रखना है। मास को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा केजी से। इसकी यूनिट होती है, जो लेंथ की यूनिट होती है मीटर होती है, मास की यूनिट क्या होती है बेटा, केजी होती है। इसको डायमेंशनल फार्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, कैपिटल एम से लिखते हैं। अब यहां पर बेटा आएगा टाइम, और टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा, सेकंड होती है। और सेकंड को जो होता है बेटा टी से रिप्रेजेंट करा जाता है। यहां पर टेम्परेचर है बेटा, टेम्परेचर की यूनिट हमने बताया था क्या होता है, या तो केल्विन होता है, कुछ जगह थीटा भी लिखा रहता है। तो अगर इसकी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करोगे तो या तो थीटा से रिप्रेजेंट कहीं कहीं कर दिया जाता है, या हम कह सकते हैं कहीं कहीं के भी लिखा रहता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है, इसकी यूनिट होती है बेटा एम्पियर।
इसको डायमेंशन फॉर्म में जो लिखा जाता है बेटा ए से ही लिखा जाता है। यहाँ पर बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, कैंडला होता है, CD होता है, इसकी जो डायमेंशनल लिखी जाती है बेटा CD के टर्म में ही लिखी जाती है। यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसकी यूनिट होती है बेटा मोल, जिसे MOL के नाम जानते हैं, लेकिन डायमेंशन में केवल बेटा जो होता है MOL लिखा जाता है। पहले इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोग को। देखो बेटा कि जो इतनी बातें आप लोग को क्लियर है, तो पहले देखो डायमेंशन क्या चीज होती है तुम्हें पता होना चाहिए। डायमेंशन आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू द एक्सप्रेस द डेराइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़कर आए हुए हैं, 7 प्रकार पढ़े थे, लेंथ पढ़े थे, मास पढ़े थे, टाइम पढ़े थे, टेम्परेचर पढ़े थे, इलेक्ट्रिक करंट पढ़े थे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी पढ़े थे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पढ़े थे। तो यहां पर देखो बेटा लेंथ को जो यूनिट होती है वो बेटा क्या होती है, मीटर होती है। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा, सेकंड। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है बेटा, केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। बात क्लियर है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा लेंथ की यूनिट क्या है, उसका डायमेंशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मीटर को कैपिटल L से रिप्रेजेंट किया जाता है, मास को कैपिटल M से, टाइम को कैपिटल T से, केल्विन और थीटा उसी से, एम्पियर को उसी से, कैंडेला को उसी से, मोल को MOL से। तो हमें पता चल गया है कि जो होता है डायमेंशन आखिर क्या है। डायमेंशन हमने जैसे बता दिया, डायमेंशन आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू द एक्सप्रेस द डेराइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। हमने बताया लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है। तो अब देखो बेटा कि जो होता है यहाँ पर हम लोग इसके बारे में समझ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन लेकर करते हैं, कुछ एग्जाम्पल पहले लेते हैं, उसको करते हैं, फिर और जो होता है क्वेश्चन कराते रहते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। यहां पर जो होता है बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे वॉल्यूम ले ले। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं वॉल्यूम, दूसरा एग्जांपल ले ले डेंसिटी। जैसे बेटा हमने वॉल्यूम ले लिया, डेंसिटी ले लिया, वेलोसिटी ले लिया, फोर्स ले लिया। तीसरा एग्जांपल जैसे हमने ले लिया वेलोसिटी, और फोर्थ वाला हमने लिया फोर्स। ठीक है, 4 एग्जांपल ले लिया हमने। जो 4 एग्जांपल लिया, सबसे पहले वॉल्यूम के पास आते हैं। ठीक है, पता है बेटा वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। जो वॉल्यूम होता है बेटा, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ को किस में मेजर करोगे बेटा, मीटर में। लेंथ को किस में मेजर करोगे, मीटर में। ब्रीथ को किस में मेजर करोगे, मीटर में। हाइट को किस में मेजर करोगे, मीटर में। तो लेंथ को किस में करोगे, मीटर में। ब्रीथ को किस में करोगे, मीटर में। हाइट को किस में करोगे। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इसकी यूनिट निकाल दी। अब बताओ कि यहां पर जो होता मीटर किसकी यूनिट थी, लेंथ की थी। किससे रिप्रेजेंट किया गया था, यल से। किससे किया गया था, यल से। तो इसकी डायमेंशन क्या बन गई, यल की पावर 3। समझ आ गया, क्लियर हो गई। दूसरी बात, आज बेटा डेंसिटी पे। डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम। अब यहां पर डेंसिटी इक्वल टू मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर की पावर 3 होती है, अभी हमने बताया। अब देखो बेटा इसका डायमेंशन हमें कितना लिखना है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, यम। इसकी डायमेंशन हो जाएगी मास की यूनिट। ठीक है, और यहां पर देखो बेटा कि यहां पर मीटर है, मीटर जो होता है यल की पावर क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगी। तो इसकी डायमेंशन क्या बन गई बेटा, यम एल की पावर -3। क्या बन गई, यम एल की पावर माइनस। ये देखो यल को ऊपर ले जाएंगे तो यहां पर नीचे प्लस, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला है बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है बेटा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो जो वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को किससे मेजर करोगे, मीटर में करो। किस में करोगे, मीटर में। तो वेलोसिटी का अगर देखा जाए तो इसको मीटर में मेजर करेंगे, अपॉन में टाइम को किससे करेंगे, सेकंड में। तो यहां पर मीटर को एल से रिप्रेजेंट करते थे, सेकंड को टी से करेंगे,
यहां पर क्या डायमेंशन बन गए बेटा, एल टी की पावर -1। क्लियर हो गई बात। उसके बाद आ गया बेटा फोर्स। फोर्स क्या होता है बेटा, मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास की यूनिट क्या होती है बेटा, किलोग्राम। मास की यूनिट किलोग्राम। तो यहां पर हम लोग क्या लिखे बेटा, किलोग्राम लिख दिए। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो एक्सीलरेशन की यूनिट जो बन के आती है बेटा, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। क्या आती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर किलोग्राम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, कैपिटल एम से। मीटर को इससे करेंगे बेटा, कैपिटल एल से। सेकंड पर सेकंड दिया गया, अपॉन में टाइम लिख दिया जाएगा, लिख दिया ऐसे। तो यहां पर देखो बेटा डायमेंशन क्या बन गया, एम एल, यहां पर टी स्क्वायर हो जाएगा, एम एल टी की पावर -2। तो पहले 4 डायमेंशन निकालना आप लोग सीख गए। तो 4 डायमेंशन में क्या सीखे बेटा, यहां पर देखो वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट है। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, लेंथ को भी मेजर करेंगे मीटर में, ब्रीथ को भी मीटर में, हाइट को भी मीटर। तो यहां पर मीटर की पावर 3 हो गया, तो एल की पावर क्या हो गया बेटा, 3 हो गया। डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम होता है। तो मास पर वॉल्यूम जो होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो इसका जो था किलोग्राम को कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, मीटर को जो था एल से, एल की पावर 3 हो गया, तो यहाँ पर एम एल की पावर -3 हो गया। क्लियर हो गई बात। अब देखो बेटा यहाँ पर आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम जो होता है मीटर पर सेकंड हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे मीटर में, टाइम को सेकंड में। तो यहाँ पर एल अपॉन में टी हो जाएगा, एल टी की पावर -1 डायमेंशन आ गया। उसके बाद आ गया बेटा फोर्स। फोर्स क्या होता है बेटा, मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स इक्वल टू मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, केजी से। चलो बच्चों इतना समझ में आ गया है। जैसे हमने पहले बता दिया कि जो होता है वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी और फोर्स के बारे में बता दिया, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं बेटा। यहाँ पर जैसे हम लोग 4 एग्जांपल के बारे में पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़ लिए हैं, वॉल्यूम, डेंसिटी और वेलोसिटी एंड फोर्स, ठीक है। तो अब देखो बेटा कि हम लोग जो होता है कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना है। देखो अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे फोर्स के बारे में बात आता है बेटा, प्रेशर। जैसे प्रेशर हमने लिख दिया, ठीक है, प्रेशर हो गया। फिर हो गया मोमेंटम, जैसे मोमेंटम ले लिया, ठीक है। मोमेंटम के बाद बेटा जो होता है कुछ और एग्जांपल, जैसे इम्पल्स ले लेते हैं। 3 एग्जांपल पहले लेते हैं, इम्पल्स, ठीक है। पहले 3 एग्जांपल का हम लोग डायमेंशन देखते हैं। सबसे पहले चीज जो बेटा पावर दिया गया है। अब पावर का फार्मूला क्या होता है बेटा, पहली चीज तुम्हें याद रहना चाहिए, पावर फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, जिसे हम लोग बोलते हैं पावर के फार्मूले में फोर्स अपॉन एरिया। जो बेटा पावर होता है ना, पावर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। अभी भी हम लोग जो होता फोर्स का डायमेंशन पढ़ कर आए हैं, वो डायमेंशन कौन सा था, फोर्स का या मेल टी की पावर -2। क्लियर है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले प्रेशर को देखते हैं। प्रेशर में क्या हो जाएगा बेटा कि यहां पर हम लोग लिखेंगे, पहले फोर्स का डायमेंशन लिखते हैं, या मेल टी की पावर -2 अपान में यहाँ पर एरिया दिया गया है। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। एक एल से एक एल कट जाएगा, तो पावर का जो डायमेंशन निकल कर आ जाएगा बेटा, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, ठीक। अभी देखो बेटा इसके पहले हम जब 4 एग्जाम्पल करवाए उसमें पूरा यूनिट लिख कर दिखा रहे थे, ठीक है। अब आपको जो होता है यूनिट नहीं, अगर कुछ फार्मूले आपको याद है, जैसे फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, तो फोर्स का डायमेंशन जो होता है सीधे लिख दो, एम एल टी की पावर -2, इसके बाद एल स्क्वायर लिख दो, फिर आराम से ये हो जाएगा। दूसरी बात आती है बेटा मोमेंटम। किसकी बात आती है बेटा, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी होती है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। जो मोमेंटम होता है बेटा, इसकी फार्मूला होता है बेटा मास इंटू वेलोसिटी। जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम ये होता है बेटा मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास की डायमेंशन, मास की यूनिट क्या होती है सबको पता है, किलोग्राम होती है। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। तो अगर इसका डायमेंशन हमें लिखना हुआ तो एम एल टी की पावर -1 आती है, ठीक है। तो पहले मोमेंटम के बारे में जान लिया।
किसके बारे में जाना पहले? यहां पर प्रेशर के बारे में जाना। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है बेटा? ml की पावर -1 t की पावर -2 होती है। यहां पर मोमेंटम है बेटा, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होती है। अब मास इंटू वेलोसिटी में जो होता है, मास की यूनिट क्या होती है बेटा? किलोग्राम होती है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए बेटा ml t की पावर -1, इसकी डायमेंशन निकल गई। अब आ गया फोर्स, इम्पल्स के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर बेटा इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम होता है। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। तो इम्पल्स जो होता है बेटा, ये होता है फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, तो इम्पल्स अगर डायमेंशन देखें तो अभी हमने बताया कि जो होता है कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे फोर्स का हो गया, वर्क हो गया, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को बेटा आपको याद रहना चाहिए कि उसके बारे में सोचना ही ना पड़े, सीधे जो होता पता है तो डायमेंशन सीधे लिखा, काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स के बारे में जानेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन अभी अभी हमने पढ़ा, ml t की पावर -2, ये पढ़ा। यहाँ पर टाइम है, इनटू क्या कर दिया बेटा? टाइम कर दिया। तो देखो डायमेंशन निकल कर आ गया, ml t की पावर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा -1 क्यों हुई? इसकी पावर कितनी है? 1 है। इसकी पावर क्या है? -2 है। इसमें से जो होता है इसकी पावर 1 माइनस हो जाएगी। अच्छा बेटा तुम लोग दिखाई दे रहा है कि जो मोमेंटम है और जो इम्पल्स है, दोनों का डायमेंशन क्या हो गया? सेम हो गया। देखो इसकी भी डायमेंशन क्या निकल कर आई? ml t की पावर -1 आई है। इसकी भी डायमेंशन क्या निकल कर आएगी? ml t की पावर -1 आ गई। क्लियर है? तो यहां पर जो होता है बहुत सारे ऐसे डायमेंशन निकल कर आएंगे जिसके डायमेंशन पूरे जो होता है इक्वल, मतलब समान होते हैं, बराबर होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं, वो हम बाद में बता देंगे, एक वीडियो में हम आपको दे देंगे पूरा जो होता है कैसे जो होता है किसका किसका डायमेंशन सेव होता है, वो पूरा एक वीडियो में दे देंगे। क्लियर है? अब देखो बेटा कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जितने एग्जांपल आप लोग कर पाओ उतने एग्जांपल कर सकते हो। वैसे आपके जब आप लोग अपनी किताब खोलोगे, उस किताब में बहुत सारे ऐसे डायमेंशन दिए, पूरे फिजिक्स में जब पढ़ाया जाएगा तो सबके डायमेंशन निकलवाए जाते हैं पूरे फिजिक्स में। तो जैसे हम लोग ले लेते हैं बेटा और एग्जांपल, वर्क ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल टॉर्क ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जांपल हम लोग पावर ले लेते हैं। ठीक है, अब 3 एग्जांपल और ले लिया। क्या क्या ले लिया बेटा? वर्क, टॉर्क, पावर। ठीक है, अब सबसे पहले वर्क के पास पहुंचते हैं। वर्क डन क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है बेटा? ml t की पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, दोनों को मेजर करेंगे मीटर में, और मीटर में जो हम लोग डायमेंशन पढ़े हैं उसको जो होता है कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया गया था। ठीक है, कैपिटल एल से जो होता है बेटा रिप्रेजेंट किया गया था। यहां पर जो होता है फोर्स का डायमेंशन हो गया, ये जो होता है डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन हो गया। तो यहां पर हम लोग क्या लिख दे बेटा? ml स्क्वायर टी की पावर -2, मतलब वर्कडन की वर्क की जो डायमेंशन निकल आती है बेटा वो होता है ml स्क्वायर टी की पावर -2। ठीक है, उसके बाद यहां पर बात आती है बेटा टार्क की। टार्क क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होती है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो टार्क होता है बेटा, टार्क को टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर जो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसको बोला जाता है बेटा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमने बोला अभी कि चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों को मेजर करोगे मीटर में। किस में करोगे? मीटर में। तो यहां पर देखो बेटा इसका जो अगर डायमेंशन निकालना, फोर्स हमें पता है क्या डायमेंशन होती है, ml t की पावर -2 और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, कैसा भी डिस्टेंस हो, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस, तो यहां पर इसकी डायमेंशन भी वही लिखेंगे। तो यहां पर देखो बेटा ml स्क्वायर t की पावर -2। अब आप लोग को दिख रहा है कि बेटा जो जो ए डायमेंशन निकल कर, जो ए दोनों डायमेंशन निकल रहे दोनों इक्वल हो गए। इट मीन्स जो वर्क का डायमेंशन है वही बेटा टार्क का भी डायमेंशन है। जो वर्क का डायमेंशन है वही टार्क का भी डायमेंशन है। क्लियर हो गए? अब देखो बेटा जो पावर होता है वर्क डन बाई टाइम होता है। क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहां पर जो पावर होता है बेटा, पावर का होता है फार्मूला वर्क डन अपॉन में टाइम। अभी अभी हम लोग जो होता है वर्क का फार्मूला पढ़कर आए, डायमेंशन पढ़कर आए, क्या? ml स्क्वायर टी की पावर -2। तो यहां पर जो होता है बेटा पावर का हम लोग डायमेंशन कैसे लिखेंगे? ml
स्क्वायर टी की पावर -2 अपान में टी कर देंगे। क्लियर है? तो पावर की जो डायमेंशन निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी बेटा कि P इक्वल टू टी ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर डायमेंशन हो जाएगी ml स्क्वायर टी की पावर -3। क्लियर होगी बात? तो कौन कौन सा हमने लिया अभी एग्जांपल, वर्क लिया, टार्क लिया, पावर लिया। आप लोग देखें कि वर्क और टार्क के जो डायमेंशन है दोनों सेम है, फार्मूले क्या है अलग अलग है। इसका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन टार्क क्या होता है बेटा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, बस इतना याद रखना। ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और ये होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? तो यहां पर देखो बेटा कि हम लोग जो होता है इसका जब डायमेंशन निकाले, फोर्स का डायमेंशन हमें पता है कि ml टी की पावर -2 होती है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को l से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसकी जो डायमेंशन निकल कर आ गई वो आ गई बेटा ml स्क्वायर टी की पावर -2। बात सही है? टायर के पास पहुंचे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स के डायमेंशन ml टी की पावर -2 और डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करेंगे l से, तो यहां पर क्या डायमेंशन बन गए ml स्क्वायर टी की पावर -2। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि बेटा याद रहना है कि वर्ग और टायर की डायमेंशन जो होता है सेम होती है, ये याद रखना आप लोग को। उसके बाद पावर के पास पहुंचे, पावर क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम। क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क का डायमेंशन क्या होती है बेटा ml स्क्वायर टी की पावर -2, यहां पर टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो पावर की जो डायमेंशन निकल कर आ जाएगी ml स्क्वायर टी की पावर -3। ठीक है? अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। कौन कौन से एग्जांपल लेते हैं? जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ये 3 एग्जांपल और लेते हैं। कौन कौन से लेते हैं? पहले जो होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट लेते हैं। ग्रेविटेशन कांस्टेंट पहले इसके बारे में जानते हैं, ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बारे में जानते हैं। बेटा जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के आधारित है, न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उस पर आधारित है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है? तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, इसको जो होता है जो ये बेटा आधारित है ये न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, इसी के आधार पर आधारित, इसी पे बेस्ड है। ठीक है? तो बेस्ड कैसे है बेटा कि जो होता है जो न्यूटन थे यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल लॉ दिए थे, उन्होंने क्या करा था तो 2 मास ऑफ बॉडी लिया था, एक का मास ऑफ बॉडी m1 था, दूसरे का जो होता बेटा m2 था। क्लास 11th में जो लास्ट वाला चैप्टर है बेटा, जब ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर ये सब पढ़ाया जाएगा। वैसे आप लोग 9th क्लास में पढ़कर आते हो, 9th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर दिया गया तो उसमें आप लोग पढ़कर आए होंगे। तो यहाँ पर जो होता है बेटा इसके बीच का डिस्टेंस जो होता है बेटा r होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बेटा ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कैसा होता है? ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो इसके बीच का डिस्टेंस उन्होंने r दे दिया। ठीक है? तो उन्होंने कहा कि इस पर जो लगने वाला फोर्स है बेटा, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वह बेटा जो होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मास होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है। ठीक है? तो यहां पर बेटा एक फार्मूला बनकर आ गया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। बात सही है? तो जब इस प्रोपोर्शनल को हटाया जाता है ना बेटा, तो एक प्रकार का कांस्टेंट आता है जिसका नाम होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्लियर है? तो जब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे बेटा तो एक प्रकार का कांस्टेंट आ जाएगा कैपिटल जी, और यहां पर होता है m1 m2 अपान में r स्क्वायर। इस कैपिटल जी को बोलते हैं बेटा ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं बेटा ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है? इसको ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की जो होता है हमें डायमेंशन निकालने हैं। क्या करनी है? इस ग्रेविटेशन कांस्टेंट के हमें जो होता है डायमेंशन निकालनी है। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? यहां से फार्मूला बना लेंगे। फार्मूला हम लोग को पता हो गया कि बेटा जो होता है F इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपान में r स्क्वायर। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बेटा, यहां पर आ जाएगा एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2। हमें कैपिटल जी का डायमेंशन निकालनी है तो एफ आर स्क्वायर
अपान में m1 m2। बात सही है। अब यहां पर m क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन क्या होती है सबको पता है कि यहां पर अगर हम लोग लिखे फोर्स की डायमेंशन ml t की पावर -2, यहां पर इसका डायमेंशन लिख देंगे l स्क्वायर, अपान में क्या लिख देंगे बेटा m इंटू m, क्योंकि 2 मास है। क्लियर है, कितने मास है, 2 मास है। तो यहां पर देखो बेटा कि एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो डायमेंशन निकल कर आएगा तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, m की पावर -1, l की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 3, और t की पावर क्या हो जाएगी बेटा -2। बात समझ में आ गई। ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन मतलब डायमेंशन कैसे निकाला बेटा कि m जो होता है ऊपर गया, m की पावर -1 हो गई, 2 l यहाँ पर है, 1 l यहाँ पर है, ये देखो बेटा डिस्टेंस है। ठीक है, इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल L से करेंगे। तो यहाँ पर l की पावर 3 हो गया और t की पावर -2 हो गया। तो यहाँ पर देखो बेटा कि हम लोग निकाल लिया बेटा ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन। क्लियर है। तो जिन बच्चों को जो था फार्मूला नहीं पता है तो बेटा न्यूटन से ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में जान लो कि न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ ने उन्होंने ये कहा था कि अगर दो मास ऑफ बॉडी है तो मास ऑफ बॉडी के बीच लगने वाला जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके मास ऑफ बॉडी के जो होता है बेटा प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो उसके बीच के डिस्टेंस है बेटा, उसके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर ऑफ, मतलब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो उसके बीच के डिस्टेंस के बेटा जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब इन दोनों को जो होता है एक साथ लिखा जाता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मास अपान में आर स्क्वायर। तो इस प्रोपोर्शनल घटाने के बाद बेटा एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, पता रहेगा। तो उसके बाद देखो बेटा यहां पर हम लोग जो होता है कैपिटल जी का फार्मूला बना लिया। जब कैपिटल जी का फार्मूला बनाया तो निकल कर आया f r स्क्वायर अपान में m1 m2। हमने क्या कर दिया, सारे डायमेंशन रख दिया, तुरंत डायमेंशन मिल गया। समझ में आ गया। ठीक है, अब ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने के बाद आज हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर होता है। क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग जो होता है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं। अब देखो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा इसका फार्मूला क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर होता है। क्लियर है बात, याद रहेगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो होता है फार्मूला क्या होता है तो आप बता पाओगे। बताने क्या मतलब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर। डायमेंशन तो बहुत इजी है, आराम से निकाल पाओगे। कैसे कि मास क्या है कैपिटल M, डिस्टेंस स्क्वायर एल स्क्वायर, तो क्या निकल कर आ गया एम एल स्क्वायर आ गया। अब देखो बेटा किताबों में कैसे लिखा रहता है ये भी बता दे, एम एल स्क्वायर लिखा रहेगा और टी की पावर 0 लिखी रहेगी, और टी की पावर 0 मतलब समझ लो कि जो होता है 1 होती है। क्लियर है बात। अब आ जाओ बेटा हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ले लेते हैं। अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो अगला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है बेटा, वर्क डन बाय मास होता है। क्या होता है बेटा, वर्क अपान में मास। याद रखना है इसका जो फार्मूला होता है बेटा वर्क अपान में मास होता है। अब आप लोगों को पता है कि जो होता है वर्क का डायमेंशन क्या होती है, ml स्क्वायर टी की पावर -2। तो वर्क का जो डायमेंशन होती है बेटा वो क्या होती है, ml स्क्वायर टी की पावर -2, और मास क्या होता है m होता है। ये देखो कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा l स्क्वायर टी की पावर -2। ये बेटा जो होता है किसका डायमेंशन हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। किसका डायमेंशन हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का हो गया। अब और कुछ एग्जांपल ले लेते बेटा, जैसे हम लोग ले लेते बेटा फोर्स कांस्टेंट का। क्या ले लेते हैं, अगर हम लोग जो होता है अगला एग्जांपल ले ले फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट अगर ले लें तो बेटा जो फोर्स कांस्टेंट है उसका जो फार्मूला होता है बेटा वह होता है फोर्स अपान में डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा, फोर्स अपान में डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स कांस्टेंट का फार्मूला होता है बेटा फोर्स अपान में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पर फोर्स का डायमेंशन क्या होती है बेटा, एम एल टी की पावर -2 अपान में डिस्प्लेसमेंट एल होता है, ये देखो कट जाएगा। तो यहां पर इसकी डायमेंशन क्या निकल कर गई बेटा, एम टी की पावर -2। ठीक है, एम टी की पावर -2। तो पहले 3 एग्जांपल आप लोग लिखो जल्दी से। पहला क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। उसका डायमेंशन क्या होता है बेटा, एम एल स्क्वायर होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या होता है बेटा, वर्क डन अपान में मास होता है। इसका डायमेंशन क्या होता है बेटा, एल स्क्वायर टी की पावर -2 होती है। यहां पर फोर्स कांस्टेंट दिया गया है तो फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, इसकी डायमेंशन क्या हो जाती है, एम टी की पावर -2। ठीक है, चलो अब यहां पर क्या हो गया बेटा, अब हम लोग कुछ और करते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। वह एग्जांपल कौन कौन से हैं, सबसे पहले प्लैंक्स कांस्टेंट का ले लेते हैं, लैटेंट हीट का ले लेते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे ऐसे, फिर बाकी क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन पेपर जो होता है वो देखते हैं, किसी तरह कराते हैं। तो यहां पर जो होता है सबसे पहले चीज हम लेते हैं बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक। अब देखो बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है बेटा, E इक्वल टू एच वी होता है। क्या होता है बेटा, E इक्वल टू एच वी। यहां पर E क्या है बेटा, एनर्जी है। E क्या है बेटा, एनर्जी है। H क्या है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसे हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। V क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी होती है। V क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहां पर हमें प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है, क्लियर है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, H इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/V हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी जानते क्या होती है, 1 टाइम पीरियड। द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। तो यहां पर जो होता है बेटा एनर्जी का डायमेंशन, चाहे वर्क हो चाहे एनर्जी हो, दोनों का डायमेंशन क्या होती है बेटा, सेम होती है। तो यहां पर जो होता है क्या लिख देंगे, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 अपन में, यहां पर बेटा फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं बेटा जो फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है 1 टाइम पीरियड। मतलब इसकी जो डायमेंशन होती है टी की पावर -1 होती है। इसकी जो डायमेंशन होती है टी की पावर -1, कहीं कहीं आपसे लिखा रहता है या तो V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट में V से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी जो डायमेंशन हो गई बेटा टी की पावर -1 हो गई। ये देखो एक कट गया एक, तो यहां पर इसकी डायमेंशन क्या निकल कर आ गई बेटा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होते थे, क्या आप बताओगे, एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। क्लियर है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, जो एनर्जी है, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बेटा, एच वी होता है। यहाँ पर एच क्या है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट है। वी क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी होता है। ई क्या होता है, एनर्जी होता है। तो यहाँ पर एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/V हो जाएगा। ई क्या बेटा, एनर्जी है, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 इसकी डायमेंशन होती है। वी फ्रीक्वेंसी है, वी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, 1 टाइम पीरियड होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर जो होता है बेटा कि हम लोग फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन देखे टी की पावर -1। जब टी की पावर -1 देखे तो वहां पर देखो बेटा सारे हमने डायमेंशन रख दिया, और डायमेंशन रखने के बाद क्या हो गया कि एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 जो होता है डायमेंशन निकल कर आ गया। क्लियर है, तो जल्दी से करिए इतना। अब आगे देखिए कि दूसरा जो होता है, हम एग्जांपल लेते हैं बेटा स्पेसिफिक हीट या लैटेंट हीट। पहले ले लेते हैं, लैटेंट हीट जो होता है उसको फार्मूला निकालते हैं। तो जल्दी से लिखिए, रब कर दें। चल अब देखो बेटा कि अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं लैटेंट हीट। बेटा लैटेंट हीट क्या होता है, Q इक्वल टू एम एल होता है। इसको लैटेंट हीट हम लोग देखेंगे। लैटेंट हीट क्या होता है बेटा, Q इक्वल टू एम एल होता है। ठीक है, क्यों बेटा, हीट एनर्जी होती है, एम मास होता है, और एल क्या होता है, लैटेंट हीट होती है। याद रखना
क्यू क्या होता है बेटा, हीट एनर्जी होती है। एम क्या होता है बेटा, मास होता है। एल क्या होता है, इसे लेटेंट हीट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हीट एनर्जी, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का हमें निकालना है बेटा, तो लेटेंट हीट का हम लोग कैसे निकालेंगे, एल इक्वल टू क्या कर देंगे, क्यू बाई एम हो जाएगा। देखो यहां से फार्मूला बना लो, इसका हमें निकालना है, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान में एम। ये बेटा हीट एनर्जी है, तो हीट एनर्जी का डायमेंशन क्या लिखते हैं बेटा, पता है ना, जो भी कोई भी एनर्जी हो उसका डायमेंशन क्या लिख दिए, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। यहाँ पर ये मास है बेटा, तो एम लिख दिए, तो इसकी भी डायमेंशन क्या निकल कर आ गई बेटा, एल स्क्वायर टी की पावर -2। ठीक है, तो आपका जो होता है लेटेंट हीट का जो होता है डायमेंशन निकल कर आ गया। जब लेटेंट हीट का डायमेंशन निकल कर आ गया बेटा, अब हम लोग जो होता है एक और एग्जांपल लेते हैं, स्पेसिफिक हीट। अब आगे देखो बेटा, और चीजें भी निकालते हैं। यहां पर हम लोग जो होता है बेटा दूसरा पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट। क्या पढ़ेंगे बेटा, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, तो बेटा जो स्पेसिफिक हीट होगा वो क्या फार्मूला हो जाएगा, देखो हम इसको इस तरह लिख दे रहे हैं, यस इक्वल टू लिख दे रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा। क्यू अपान में एम डेल्टा थीटा। यस मतलब हो गया बेटा स्पेसिफिक हीट, क्यों आप लोगों को बताया गया हीट एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है। यम क्या होता है बेटा, मास होता है। और थीटा क्या होता है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ये बेटा चेंज इन टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, पता है ना कैसे निकाला जाएगा। हीट एनर्जी डायमेंशन क्या है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। यहां पर जो होता है बेटा मास है, तो इसे एम लिख दोगे, थीटा है टेम्परेचर है, तो क्या लिख दोगे, थीटा केवल लिख दो, क्या लिख दोगे, थीटा। देखो कैसे लिख दिया, तो इसकी अगर हमें डायमेंशन निकालनी हुई तो कैसे लिख सकते हैं, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ये देखो ये वाला डायमेंशन, ये किसका हो गया बेटा, हीट एनर्जी को हो गया, किसका हो गया, हीट एनर्जी। अपान में मास को लिख देंगे बेटा कैपिटल एम, उसके बाद बेटा थीटा दिया गया है, इसका क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे। बात सही है, ये देखो कट गया। तो यहां पर इसका जो डायमेंशन निकल कर आया बेटा, एल स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा की पावर -1। तो स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन पता हो गया ना, कैसे करेंगे, एस इक्वल टू क्यू अपान में एम डेल्टा थीटा, इसका फार्मूला होता है क्यू अपान में एम डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, क्या है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां पर देखो बेटा क्यू क्या है, हीट एनर्जी है, एम क्या है, मास है, चेंज इन टेम्परेचर है। हीट एनर्जी का डायमेंशन क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 होती है। अपान में मास को एम से लिख दिया, थीटा को थीटा से लिख दिया, उसके बाद डायमेंशन निकाला, एम से एम कटा, एल स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा की पावर -1। समझ में आ गया, चल पहले इसको जल्दी से लिखो बेटा। उसके बाद हम लोग करेंगे बेटा गैस कांस्टेंट। देखो बेटा नोट करो जल्दी बेटा, रब कर दें, दे दे देखो। अब हम लोग निकालते हैं बेटा गैस कांस्टेंट। अब गैस कांस्टेंट कहां निकल कर आएगा, ध्यान से देखो, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। ठीक है, गैस कांस्टेंट कैसे निकालते हैं बेटा, यहां पर हम लोग एक फार्मूला पढ़े, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या पढ़े, आइडियल गैस इक्वेशन का फार्मूला। तो यहां पर पीवी इक्वल टू होता है बेटा एन आर टी। ठीक है, पीवी इक्वल टू क्या होता है बेटा, एन आर टी। पी क्या होता है बेटा, प्रेशर होता है। ठीक है, पी क्या होता है बेटा, प्रेशर होता है। वी क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है। वी क्या होता है, वॉल्यूम। एन क्या होता है बेटा, मोल होता है। आर क्या होता है, इसी को आर को ही बोला जाता है बेटा गैस कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, गैस कांस्टेंट। और टी क्या होता है बेटा, टेम्परेचर होता है। बात सही है, समझ में आ गया, कोई डाउट है।
तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ कर रहे हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है बेटा। तो यहाँ पर पी क्या होता है बेटा, प्रेशर होता है, बी क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है, एन क्या होता है, मोल होता है, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो हमें किसका निकालना बेटा, गैस कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है। किसका निकालना है, गैस कांस्टेंट। तो हम लोग आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी वी अपान में एन टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो आर इक्वल टू ए एन टी, इसके नीचे आ जाएगा, पीवी के नीचे आ जाएगा। तो अब देखो बेटा कि यहां पर हमें डायमेंशन निकालनी है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने जो था प्रेशर का डायमेंशन बताया था। प्रेशर का डायमेंशन क्या होती है, चलो बेटा देखो हमने बताया ना कि जो था यहां पर हमें क्या निकालना है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है। तो आर इक्वल टू पीवी अपान में एन टी हो जाएगा। अब बेटा बताओ हमें कि अभी जो हमने प्रेशर का फार्मूला बताया है वो क्या होता है, फोर्स अपान में एरिया होता है। प्रेशर फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपान एरिया। फोर्स क्या होता है बेटा, इसका हमें पता है कि एम एल टी की पावर -2। एरिया है बेटा एल स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो डायमेंशन इसका क्या निकल कर आ जाएगा, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा कि हम लोग इसको प्रेशर का डायमेंशन लिखते हैं एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ये डायमेंशन हो गया प्रेशर का। अब V क्या है बेटा, वॉल्यूम है। V क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मतलब क्या हो गया, L की पावर 3। तो यहां पर देखो बेटा L की पावर 3 कर दिया अपान में, यहां पर क्या बेटा मोल है। मोल को किससे लिखते हैं, MOL से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, MOL से। इसका जो डायमेंशन हम लोग लिखेंगे MOL लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, MOL लिखेंगे। यहां पर टेम्परेचर है, टेम्परेचर किससे रिप्रेजेंट कर देंगे बेटा, थीटा से कर देंगे। किससे कर देंगे, थीटा से। अब देखो बेटा इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, डायमेंशन देखो क्या बन गई, यम अकेला है तो यम को इसी तरह लिखू। अब यहां पर देखो यल की पावर 3 है, टी की पावर -1 है। तो यहां पर देखो प्लस में ये माइनस में तो एक माइनस हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, यल का स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर टी की पावर -2 है तो टी की पावर -2 लिख देंगे। मोल को ऊपर ले जाएंगे, थीटा को ऊपर ले जाएंगे, मोल को ऊपर ले जाएंगे, थीटा को ऊपर ले जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, MOL की पावर -1, थीटा की पावर क्या लिख देंगे बेटा, -1। बेटा ये गैस कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाता है, गैस कांस्टेंट का डायमेंशन ए बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या होगा, गैस कांस्टेंट ML स्क्वायर टी की पावर -2 मोल की पावर -1 थीटा की पावर -1। ये बेटा आपका जो था मोल कांस्टेंट निकल गया। क्लियर हो गई बात। तो अगर मोल कांस्टेंट आपको निकालना है तो सबसे पहले किसके पास पहुंचना पड़ेगा, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहां से आर क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट है। आर की वैल्यू निकालो, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, टेम्परेचर, ये सारे का डायमेंशन रखो। डायमेंशन रखने के बाद सीधे जो तक सॉल्व करोगे तो निकल कर आ जाएगा डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 मोल की पावर -1 थीटा की पावर -1। क्लियर हो गई। तो अब देखो बेटा कि इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अब अगला हम लोग लेते हैं बेटा जो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखो बेटा पहले जो होता है इसके बारे में कर लिया है, जहां पर पीवी इक्वल टू एनआरटी हो गया ना। जो पीवी इक्वल टू एनआरटी इसका गैस कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। ठीक है, देखो बेटा अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यह क्या होता है बेटा, इज इक्वल टू 3/2 KT। ठीक है, ये होता है, ये फार्मूला होता है। अब यहां पर T क्या है बेटा, टेम्परेचर है। T क्या है, टेम्परेचर है। और E क्या है बेटा, एनर्जी है। ठीक है, और A बेटा जो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है,
ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब देखो बेटा हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे के इक्वल टू ई बाई टी हो जाएगा। ठीक है, के इक्वल टू बेटा ई बाई टी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने बताया कि बेटा ये एनर्जी है, क्या है, टेम्परेचर है। तो अब हमें पता है कि एनर्जी का डायमेंशन क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। यहाँ पर टेम्परेचर इसको हम क्या लिख देंगे बेटा, थीटा। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो डायमेंशन निकल कर आ जाएगा वो क्या निकल कर आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा की पावर। बात सही है। तो यहाँ पर हम लोग जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे बेटा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का। चले बेटा देखो, इसके पहले हम लोग जो होता है बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का निकाल लिए। अब हम लोग निकाले जा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का। किसका निकालेंगे डायमेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। जो बेटा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहां पर के क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। क्यू क्या है बेटा, हीट एनर्जी। क्यू क्या है, हीट एनर्जी। के बेटा ए है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ए क्या है, एरिया है। ठीक है, और ए क्या है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। ए बेटा चेंज इन टेम्परेचर, ए क्या है, टाइम है। डी क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, गलती से निकल गया। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यहां पर देखो बेटा के इक्वल टू क्या लिख दिया जाएगा, डी इसके पास आएगा और ए वाला नीचे आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग इसका फार्मूला लिख देंगे क्यू डी अपान में ए θ1 माइनस θ2 टी। क्लियर है। हमें पता है क्यू क्या बेटा, हीट एनर्जी है। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। यहां पर डी डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, एल लिख देंगे अपान में। यहां पर एरिया है बेटा एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर चेंज इन टेम्परेचर मतलब थीटा। यहां पर है बेटा टाइम है तो मतलब टी। ठीक है, एक एल से इसको काट दो, दोनों काट देते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा इसके डायमेंशन क्या निकल कर आ गई, एम एल टी ऊपर जाएगा टी की पावर -3 हो जाएगा, थीटा ऊपर जाएगा थीटा की पावर -1 हो जाएगा। ये बेटा आपकी डायमेंशन आ गई। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है क्यू इक्वल टू के ए चेंज इन टेम्परेचर टी बाई डी। यहां से के की वैल्यू हमें निकाल रहे थे, के इक्वल टू क्यू डी बाई ए θ1 माइनस θ2 टी हो जाएगा। और इसकी डायमेंशन आराम से हम लोग जो होता है बेटा लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो बेटा कि क्या हो गया, के इक्वल टू क्यू डी अपान में जो होता है ए θ1 माइनस θ2 टी। ठीक है, तो आज ये तो बेटा हम लोग पूरी तरह से डायमेंशन के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, अब अगला लेक्चर जो होगा बेटा, जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने जो होता है पूरी जो होता है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता डाली। अब जो होता है दूसरा लेक्चर है हमारा था, दूसरे लेक्चर में क्या हो गया बेटा कि पूरी हमने डायमेंशन के बारे में आपको बता दी, पूरी डायमेंशन सिखा दी आपको। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा आ गया होगा। अब जो होता तीसरा लेक्चर जो होता यूज और डायमेंशन, मतलब डायमेंशन का क्या यूज है उसके बारे में हम लोग करेंगे। पहले ये 2 लेक्चर आप लोग अच्छी तरह से बेटा तैयार करोगे, उसके बाद थर्ड लेक्चर जो होगा फिर वो समझ में आएगा जब आपको ये सारी चीजें पता रहेंगी। ठीक है, क्लियर है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे। आज के लिए बस इतना ही।